हमने आउटर रेंज के सीजन 1 में टाइम ट्रैवलिंग होल देखा था जो वेबैंक के वेस्ट के खेतों में था। ये होल काफी स्ट्रेंज था और इसने एबॉट्स, टिलरसन और उन सब लोगों की लाइफ पर असर डाला जो इन फैमिलीज को जानते थे। जब फर्स्ट सीजन खत्म हुआ तब हमारे जहन में बहुत से सवाल थे, बट उनके जवाब नहीं। कुछ के आंसर्स हमें सीजन 2 में मिले, जैसे ये होल कैसे काम करता है, टाउन की हिस्ट्री क्या है और कैरेक्टर्स की किस्मत कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए सवाल उठ खड़े हुए वेबैंक के फ्यूचर को लेकर। अब तक अमेज़न ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि सीजन 3 आएगा या नहीं, लेकिन जब तक लोग देखना बिल्कुल बंद नहीं करते, चांसेस है कि सीजन 3 को ग्रीन लाइट मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो बड़ी स्टोरी है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। जब तक हमें सीजन 3 की कंफर्मेशन नहीं मिलती, चलो कुछ थियोरीज, स्पेकुलेशंस और एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करते हैं शो के बारे में। वेन टिलरसन काफी कुछ लूज कर चुका था। ट्रेवर की डेथ हो गई थी, बिली भी मर चुका था जो उसकी प्रॉपर्टी का वारिस था। उसका अपने बेटे लूक के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था और उसका अपनी एक्स वाइफ के साथ भी बॉन्ड टूट चुका था। उसने अपना बड़ा सा घर भी जला दिया। जब वेन होल में जंप करने वाला था, उसने कुछ अजीब बातें बोली थी, जैसे कि यूनिवर्स उससे क्या चाहता है या ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से उसका मोटिवेशन रिवेंज है। जब उसने अपनी जवानी वाले वर्जन के साथ मेंटल कनेक्शन बनाया, तब उसे याद आया कि सिसिलिया के साथ उसका ब्रेकअप पेरी की टाइम ट्रैवलिंग की वजह से था। तो अब हो सकता है वेन 80s में गया हो ताकि पेरी को अपनी लव लाइफ से दूर रख सके, या फिर वो ऑल्टरनेट रियलिटी में गया है जहां पेरी अभी है ताकि उसकी और एबॉट्स की लाइफ को बिगाड़ सके। वेन के पास अब अपनी टाइमलाइन में एबॉट्स के साथ दुश्मनी को आगे बढ़ाने के रिसोर्सेज नहीं बचे, लेकिन अगर वेन को ऑल्टरनेट टाइमलाइन का पता है जहां एबॉट्स पीसफुली रह रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वो वहां जाके कोई बवाल खड़ा करेगा। पहले तो ऐसा लगा था कि आउटर रेंज सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में ही होगा, लेकिन जैसे ही सीजन के एंड तक पहुंचे, वैसे ही डार्क के सीजन 2 की तरह हमें ये पता चला कि होल सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं बल्कि ब्रांच टाइमलाइंस या ऑल्टरनेट रियलिटीज में भी ले जा सकता है। पेरी की लाइफ तब बर्बाद हो गई जब उसने गलती से ट्रेवर को मार दिया। उसके ऊपर से वो रेबेका को ढूंढने में इतना ऑब्सेस हो गया कि उसने एमी को वो अटेंशन नहीं दिया जो उसे मिलनी चाहिए थी। अब हो सकता है कि पेरी एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जाकर, जहां उसका एक वर्जन मर चुका है और ट्रेवर अभी भी जिंदा है, इसे एक दूसरा मौका समझ रहा हो। शायद उसका प्लान है कि वो इस ऑल्टरनेट वर्जन के एबॉट के साथ खड़ा रहे और घर का बड़ा बेटा होने के नाते सबको खुश और सेटिस्फाइड रखे। लेकिन पेरी का ये प्लान तभी बिगड़ सकता है जब वेन, जो पेरी को अपने और सिसिलिया के ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार मानता है, उस ऑल्टरनेट रियलिटी में आ जाए। एमी का ऑटम बनना एक बड़ी मिस्ट्री है। आउटर रेंज के सीजन 2 में हमने देखा कि ऑटम, जो एमी का फ्यूचर वर्जन है, उसने एमी को होल में धक्का दिया और एमी टाइम ट्रैवल करके उस पॉइंट पे पहुंच गई जहां वो अपने एडॉप्टिव पेरेंट से मिली। एमी की मेमोरी इरेज हो गई थी और उसे सिर्फ 2 चीजें याद थी, ऑटम नाम और एबॉट रैंच का सिंबल। हमें ये नहीं पता उसके न्यू पेरेंट्स के साथ उसकी लाइफ कैसी थी, क्यों उन्होंने ऑटम के साथ सब रिश्ते तोड़ दिए, और ये कैसे पॉसिबल है कि एक टाइमलाइन में उसके 2 वर्जन होने से उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा। मेरा मानना है कि सीजन 3 इसी मिस्ट्री को फोकस करेगा कि ऑटम किस तरह से अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से गुजरते हुए वेबैंक के उस पावरफुल सिंबल तक पहुंचने के लिए कैसे अपने पास से डील करेगी। ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपने खुद के दूसरे वर्जन से मिलना और उससे इंटरैक्ट करना उसके मेंटल स्टेट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। वहीं रॉयल ने आउटर रेंज के 2 सीजन में 2 बार ऑटम को मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार फेल हो गया। अब वो शायद समझ गया होगा कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच से कुछ नहीं होने वाला। उसे अब एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्पेशली अब जब उसे पता चल चुका है कि उसका दुश्मन उसकी अपनी पोती है। मुझे लगता है रॉयल अब उस टाइम ट्रैवलिंग फ्लूइड का सोर्स खत्म करने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑटम को हराने का एक यही प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। अगर फ्लूइड ही नहीं होगा तो होल भी नहीं होगा, और अगर वो ब्लैक मिनरल खत्म हो जाएगा तो माइन करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जैसा कि हमें पता है, ऑटम इस मिनरल को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है और उसके आसपास अपना कल्ट बिल्ड करना चाहती है। अगर ये मिनरल खत्म हो गया तो उसके पास फाइट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आई नो ये प्लान काफी रिस्की है, लेकिन मुझे लगता है कि सीजन 3 में रॉयल डायरेक्टली ऑटम से लड़ने की बजाय फ्लूइड और मिनरल को टारगेट करेगा। उधर जॉय ने जो 1800 से शोशन गांव में 4 साल गुजारे, वहां रहने के बाद उसे पता चला कि शेन कैप रियलिटी के रियलिटर्स, जिन्होंने उसे और उसकी फैमिली को घर बेचा था, उनके पूर्वज रेसिस्ट थे और उन्होंने ही नेटिव अमेरिकन लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की
और शोशन ट्राइब को मारने का भी प्लान बनाया। ये पता चलने पर जॉय को समझ में आता है कि उसका घर खरीदने वाला ये रियलिटर उस खतरनाक और बदनामी भरे इतिहास से जुड़ा है। जॉय जब उस लड़की को बचाने गई थी तो उसकी इंजरीज सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि जनरेशनल ट्रॉमा का रिप्रेजेंटेशन भी थी। जॉय अब काफी गुस्से में है क्योंकि जो लोग उसके पूर्वजों को मारना चाहते थे, इतना जुल्म करने के बाद भी उनके वंशज आज भी तरक्की कर रहे हैं और नेटिव अमेरिकन लैंड से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर जॉय टाइम ट्रैवल न करे या सीजन 3 में रॉयल की रिक्वेस्ट न माने तो चांसेस है कि वो शेन कैप रियलिटी का दी एंड करने का प्लान बनाएगी। ये भी पॉसिबल है कि उन रियलिटर्स में अब तक रेसिस्ट के ट्रेसेस हैं और अगर जॉय उनका सच एक्सपोज करती है तो वो अपने पूर्वजों के लिए बदला ले पाएगी। इस तरह वो अपने लोगों को शायद इंसाफ दे पाए। दूसरी तरफ अब जब बिली मर चुका है और वेन भी नहीं है तो टेक्निकली लूक अब टिलरसन प्रॉपर्टी का ओनर है। मुझे नहीं पता कि लूक ऑटम के काम का है या नहीं, लेकिन अगर लूक के पास वो पैसे और पावर है जो ऑटम को अपना कल्ट बिल्ड करने के लिए चाहिए तो हो सकता है लूक और ऑटम टीम अप करें और वबैंग के बेरंग फ्यूचर में एक पावरफुल कपल बन जाएं। लेकिन अगर चर्च ऑटम के सर्वाइवल को कुछ ईश्वरी इवेंट जैसे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट समझ ले और उसके खतरनाक कामों को फंड करे तो लूक का कोई यूज नहीं रहेगा, उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा और फ्रैंकली लूक को इस सिचुएशन के लिए सिर्फ अपने आप को ब्लेम करना होगा। उसने अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों के साथ जो किया उसका रिजल्ट उसके सामने है। ऐसे में हो सकता है लूक अपने आप को ऑटम का स्लेव बनाने की कोशिश करे या फिर अपनी लाइफ के लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए होल का रास्ता पकड़े। लेकिन इसमें भी रिस्क है क्योंकि होल में घुसने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। वहीं रेड का डॉक्टर निया बिंटू के साथ मिलकर काम करने का डिसीजन काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। उसका ड्रीम था कि वो वेबैंग से दूर चला जाए और अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते रहे उन्होंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। शायद रेड एबॉट रैंच को एक गांठ की तरह देखता है जिसे अभी तक खोला नहीं गया। अगर रैंच निया और BY9 को बेच दिया जाए तो ये गांठ खुल जाएगी और वो फाइनली अपनी फैमिली से आजाद हो पाएगा। रेड अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है और उनसे प्यार भी करता है। उसे लगता होगा कि जो पैसे उन्हें इस मिनरल को बेचने से मिलेंगे उससे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और शायद उसे लेकर वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। उसे ये भी पता है कि उसके घर वाले पैसे की दिक्कत में हैं और शायद इस डील से वो उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेड फ्यूचर नहीं देख पा रहा और उसे आइडिया नहीं है कि निया और BY9 का असली प्लान क्या है और कैसे वो इस मिनरल के थ्रू वेबैंग और शायद पूरा मैनकाइंड भी बर्बाद कर सकते हैं। उम्मीद है कि रेड अपनी गलतियों को समझेगा और टाइम ट्रेवल माइनिंग बिजनेस को एक बार फिर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने शायद सोचा था कि डॉक्टर निया बिंदु के साथ डील करके वो अपने और अपनी फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसे अब तक ये समझ नहीं आया है कि ये माइनिंग कितनी डेंजरस हो सकती है। अगर वो वक्त पर समझ गया कि BY9 का प्लान कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है तो शायद वो अपनी फैमिली और वेबैंग को बचा पाएगा। रेड के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसलों को दोबारा सोचे और उस बिजनेस को रोकने की कोशिश करे ताकि वो अपने और अपने परिवार के लिए एक सेफर फ्यूचर बना सके। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।